प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 9 हिंदी की क्लास में हम पाठ 7 ठेले पर हिमालय पढ़ेंगे। ठेले पर हिमालय डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में धर्मवीर भारती जी ने नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा एवं कौसानी पहुँचने के पश्चात हिमालय के अतुलनीय सौंदर्य का बहुत ही बड़ी मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। अपने लेखन कौशल से उन्होंने वहाँ के सौंदर्य को पाठकों के सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि पाठक के मन में एक बार हिमालय को देखने की जो है लालसा अवश्य जाग जाएगी। तो आइए उनका निबंध, यात्रा वृत्तांत निबंध जो है ठेले पर हिमालय पढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है। शीर्षक मतलब इसका नाम। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। इसका नाम क्या रखा जाए इसके लिए उनको ढूंढना नहीं पड़ा। कैसे नाम पड़ा उसके विषय में बताते हैं। बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पे मैंने अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सीलें ला दे। बर्फ़ की सीलें क्या होता है? वो बर्फ़ का बड़ा बड़ा टुकड़ा लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडे चिकने चमकीले बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अड़मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया मतलब आ गया। ठेले पर हिमालय पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है। मौजू है मतलब मज़ेदार है। और अगर नई कविता से नाराज हो, नई कविता एक परंपरा है, ट्रेंड है लिखने की, जो नए युग में लिखी जाती है। सुललित गीतकार हों तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटें, उतर आओ। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो? और ओ नए कवियों, ठेले पर लादो, पान की दुकानों पर बिको। ये शीर्षक बता रहे हैं। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीचे आसमान में हिमालय के शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा। अपने मित्र की बात कर रहे हैं। देखा चांदनी में उजली बर्फ को धुंधले से हल्के
नीले जाल में दुधिया समुद्र की तरह चमकते और जगमगाते देखा। मतलब बर्फ पर जब चांदनी रात में चांद की रोशनी पड़ती है, उसकी बात कर रहे हैं। उनके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है। मतलब एक दर्द सा उठ जाता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली गई और दूसरी कौसानी। किंतु कष्टप्रद कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। मतलब रास्ता काफ़ी कठिन था। पानी का कहीं नाम निशान नहीं। सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत, जो थोड़े से हों तो शायद अच्छे भी लगे, पर उनका एक रस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंत मालूम पड़ता था। फिर मजकाली से टेढ़े मोड़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों को ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी मुसाफिर के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कौसानी जाने वाली सिर्फ हम दो ही थे। वहीं उतर गए। बस अल्मोड़ा चली गई। सामने से एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काट रहे थे। तबीयत सुस्त थी, मतलब थक गए थे, और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी। जब उसमें प्रसन्न वदन शुक्ला जी को उतरते देखा तो हम लोग की जान में जान आई। शुक्ला जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्य से में ही मिलता है। आगे देखिए। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिखाया था और खुद को कभी अपने चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं। पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। काफूर मतलब ऐसे लगता था थकान समाप्त हो गई। पर शुक्ला जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? कोई और शुक्ला जी के साथ था। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जकीन, बगल में लटकता हुआ जाने थेमेस या कैमरा या बाइनाकुलर, मतलब फ़ोटो खींचने का सामान या कोई कैमरा रिकॉर्डिंग का, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझे जैसा सिरीख शरीर और उस पर उसका झूलते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ला जी ने कहा, अरे हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं। मतलब
मेरे चेहरे पे एक अजीब सा भाव था जिसको शुक्ला जी ने समझ गया। शुक्ला जी समझ गए कि मैं इनके बारे में जानना चाह रहा हूँ, बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। तो उन्होंने परिचय कराया कि ये हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं। सेन एकेडमी में इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। कोसी से बस चली तो सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे से छोटे छोटे सुंदर गांव, हरे मखमली खेत, कितने सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे। छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसके गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं सड़क पर निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। आगे देखिए। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंद्रालय माने होता है निद्रा में, मतलब आलस एक प्रकार का आ जाए, तंद्रालय बना रहा था, आलस से बना रहा था मतलब। पर ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ रही थी त्यों-त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कौसानी से 18 मील चले आए। कौसानी सिर्फ 6 मील है, पर वहाँ पर कहा गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है, मतलब कौसानी उनको जो है कश्मीर की अपेक्षा अधिक अच्छी लगी। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा है। अनासक्ति योग गांधी जी यहीं लिखे हैं और कहा था स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत या गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों-ज्यों कौसानी नज़दीक आती गई त्यों-त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ला जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस में एक बहुत लंबा मोड़ आया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी से उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल पर शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहाँ पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रहा। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो
कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी थी। इनमें किन्नर और यक्ष तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीन जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं, काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार, और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बैलों की लड़ियों सी नदियाँ। बेल मतलब जो बेल होती है, जैसे सेम की बेल और अंगूर की बेल, उस तरह नदियाँ उस तरह टेढ़े मेढ़े आकर जैसे मिल जाती हैं, उस तरह उनको लग रहा था। मन में बेसाख्त यही आया कि उन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आँखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले गए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर और इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पे तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ से हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुले जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर तक बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय सा धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज़ है जो अटल है मतलब स्थिर है। ये छोटा सा बादल का टुकड़े सा, और कैसा अजीब रंग है इसका, न सफ़ेद न रूपहला न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंध गया कि कहीं कत्तूर घाटी के पार यह नागाधिराज पर्वत या सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने इसे ढक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव बड़ा शिखर बादलों की खिड़कियों से झांक रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बाल स्वभाव वाला लड़का किसी खिड़की से झांक रहा है। वो टुकड़ा सा जो दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा है। मैं हरतिरेक से चीख पड़ा। बर्फ वह देखा, शुक्ला जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर न पड़े। पर उस एक क्षण के हिमदर्शन ने हम में जान क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब कुछ छू मंतर हो गई। अब सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निवृत्त, असीम
सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और और तब और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ला जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिनका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कौसानी आई भी नहीं और मुंह लटका दिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया। खानसामे में मतलब सेवा करने वाला नौकर कोई ने बताया, वहाँ लोग बड़े खुश मिजाज हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्तों भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो गए हैं। लोग वहाँ बर्फ़ देखने आते हैं। और कुछ लोग 14 लोग पहले से आए थे, लेकिन बर्फ़ उनको कई दिन से रुके थे, दिख नहीं रही थी। सामान रख दिया गया, पर मैं, मेरी पत्नी, सेन, शुक्ला जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखा अनावृत हो रही थी। और फिर सब कुछ खुल गया। बाईं ओर शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिमालय शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठी थी, यह सब बता पाना तो यह खरोंच, यह पीर क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ के सिले के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती, वैसे हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी। और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे तापमान जैसे नष्ट हो रहे थे। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य यह मेरे मन में क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए इस हिमालय की बर्फ को कहा चिरंतर हिम। चिरंतर मतलब बहुत समय से रहने वाला बर्फ। सूरज ढल रहा और सुदूर शिखरों पर दर्रे ग्लेशियर जल घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं। अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों पर सिर्फ बर्फ के अंधड़ हू करते हुए बहते रहते हैं। सूरज डूबने लगा। धीरे धीरे ग्लेशियर से पिघलती केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। सूरज डूब रहा था, उसकी लाल किरणें जब उस पर पड़ती थी तो कमल के फूलों के पत्तों जैसी लगती थी, दल जैसे, पंखुड़ियों जैसी।
घाटियाँ गहरी नीली हो गईं। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हों। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देखकर कितने कितने क्या क्या नहीं लिखा। और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाँ एक शब्द भी तो नहीं जगाता। मतलब एक शब्द भी नहीं लिख पा रहे थे। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाइयों पर उठने की चेष्टा कर रहा है। ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई का नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। इसने भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। मतलब हिम्मत है तो ऊंचे उठो। बड़े भाई की तरह यह हिमालय मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझको प्रेरणा दे रहा है कि मेरी तरह ऊंचा उठो। अब आगे देखिए। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई। तंद्रा मतलब आलस्य टूट गया और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में झलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन। बच्चों की तरह, चंचल चिड़ियों की तरह चहचहाता हुआ बोला, भाई साहब हम तो वंडरस्टक हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। वंडरस्टक माने आश्चर्यजनक है, मतलब आश्चर्य है मुझको कि भगवान क्या क्या इस हिमालय में बनाते हैं, क्या करतूत है, मतलब वो क्या क्या किए हुए हैं, इस पर मुझको आश्चर्य है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल में ठंडी हो पड़ी थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। शीर्षासन क्या होता है? सिर के बल खड़ा होना। पूछा गया तो बोला, हम पर पर्सपेक्टिव हिमालय देखूंगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई अब मुंबई का नाम अब जो है परिवर्तन होकर मुंबई हो गया, इसलिए ये कोष्टक में लिखा हुआ है कि अत्याधुनिक चित्र शैली में थोड़ा नाराज है और कहने लगा, तो सब जीनियस लोग
सिर के बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है। इसी से मैं भी सिर का बल खड़ा होकर हिमालय को देखता है। मतलब वो दुनिया को कहता है कि जितने सीनियर लोग हैं, महान लोग हैं, वो हिमालय को सिर के बल से देखते हैं। इसलिए मैं सिरासन, सिर नीचे करके मैं उसको, हिमालय को देख रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ। आगे देखिए। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, कैसे पहुँचूं, पर उस पर जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा, उसमें डूब रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन फिर उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर मैं मित्र उपन्यासकार दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, कैसे पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जो भरकर भेंटा, उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझा हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। ये बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को देखकर मन बदला लेते हैं, मतलब मन को बदल लेते हैं, संतोष कर लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेले पर लदे हिमालय से घिरकर ही तो तुलसी ने कहा था, कबहू हूँ यही रहीन रहो, कि कभी मैं यहाँ रहा था। मैं क्या अभी ऐसे ही रह सकूँगा वास्तविक हिमशिखरों की ऊंचाइयों पर? और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के साथ संदेश भेजूं। नहीं बंधु, आऊँगा, मैं फिर लौटकर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है। मैं करूं तो क्या करूं? तो इस प्रकार धर्मवीर भारती बता रहे हैं कि तुलसीदास का भी मन जो है उन्हीं ऊंचाइयों पे हिमालय की रमता है। आशा है कि आपको ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।